हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। 3 सेशन कंप्लीट करने के बाद आज आपका 4 सेशन कंप्लीट करने के बाद आज का 4th सेशन है। वो जो सेशन है कि जीएस के जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं बच्चों, अगर आप उतना कर पाते हैं, यानी आपके पटवारी एग्जाम तक अगर उसको आप किसी भी केस में कंप्लीट कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत उचित भी है। इतना हमें करके जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का द्वंद्व ये जीएस को लेके चलता रहता है कि ये पढ़े वो पढ़े, अलाना फलाना ढिमकाना जो भी है चलते रहता है। तो इसका जो अंतिम सेशन है वो विविध है। ठीक है, क्या है? विविध वाले क्वेश्चन, यानी विविध का मतलब वो सब्जेक्ट वाइज न होके रैंडमली कुछ भी जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो। और सोर्सेज मैंने आपको बताया है, ल्यूसेंट और घटना चक्र के अलावा आपके पास कोई भी इसमें सोर्सेज नहीं अपनाने हैं। ठीक, अब यहां से एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे भूगोल वाला मैंने आपको पोर्शन बताया था, उसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, वो ध्यान रखना। प्रमुख जलवायु परिवर्तन जो मतलब एक पॉलिटी में जो एक टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन, एक ये टॉपिक राइट टू इंफॉर्मेशन RTE, ठीक है, और एक राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। इसका संवैधानिक प्रावधान भी देखना आपको, एक्ट वगैरह जो भी थे। और एक जो तीसरा है राइट टू सर्विस, सेवा का अधिकार। ये 3 अधिकार आपको अच्छे से देख के जानने हैं। ये मतलब एक प्रकार का विविध में ही देखो। दूसरा प्रमुख जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है, प्रमुख पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन, एक ये भी टॉपिक आपका जो है इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें आपको जैसे क्या क्या देखना है, एक जलवायु वाले देख के जाना। अब जलवायु वाले सब नहीं देखने आपके, जलवायु वाले में स्पेशली जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो आता है आपका, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुए थे, ओजोन परत संरक्षण हेतु जो सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, संरक्षण हेतु जो भी सम्मेलन हुए हैं इंपोर्टेंट, जो ये कौन सा इसका एक्ट हुआ। तीसरा इसके अलावा जो आर्द्र भूमि वाला है, जो रामसर साइट वाला पढ़ते हैं ना, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु जो हुए हैं, भूमि संरक्षण हेतु। और इसके अलावा भारत सरकार के प्रमुख जो है पर्यावरण से संबंधित अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण एक्ट, यानी भारत सरकार के प्रमुख पर्यावरण से संबंधित एक्ट, स्पेशली 1986 जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, वन्यजीव संरक्षण एक्ट ये किस वर्ष पारित हुआ। मतलब इस प्रकार की जो चीजें हैं ये आपको देख के ही जानी है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रहता है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब का है, वन्यजीव संरक्षण एक्ट कब का है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 का था, अब तो उसमें संशोधन हो चुका है। ये यानी आपको एक काम करना है, कुछ प्रमुख भारत सरकार के एक्ट देखने हैं। ठीक है, जैसे मनरेगा भी एक प्रकार का एक्ट से ही बना है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक एक्ट पे फोकस करना है आपको, कुछ प्रमुख टॉपिक के अंदर कौन कौन से हैं, और पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम है, ठीक है, पर्यावरण वगैरह से संबंधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वो सब पढ़ा है आपने। और इसके अलावा जो भी लेके आए हैं सरकार है वो आपको ध्यान रखना है। और ओजोन परत संरक्षण, जलवायु से संबंधित स्पेशली क्योटो प्रोटोकॉल, और इसके साथ साथ पेरिस सम्मेलन वगैरह, ये तो 2016 का था ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। और हाँ, यहाँ पर आपको जो करंट अफेयर वाला आपका लिंक करेगा, वो करंट अफेयर के अंदर आपको एक चीज करनी है, हालांकि मैं पढ़ा दूंगा वो करंट अफेयर में, जो प्रमुख सम्मेलन होने वाले हैं, प्रमुख सम्मेलन वो कहाँ होने वाले हैं, आने वाले कहाँ हुए, ये आपको ध्यान में रखना है विविध के अंदर। ठीक है, प्रमुख सम्मेलन कहाँ हुए ये आपको ध्यान रखना है। और जो इंडेक्स हैं, सूचकांक, मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि आपको ये मतलब बता चुका हूँ कि सूचकांक, जैसे मानव विकास सूचकांक में कौन किसी रैंक के बाद, हंगर इंडेक्स में कहाँ रहा, लोकतंत्र सूचकांक में कहाँ रहा है, डेमोक्रेटिक ये जो ये इस टाइप की चीजें हैं ये आपको देख के जानी है। ठीक है, ये मैंने आपको नॉर्मल बता रहा था, ये इस विविध से लिंक नहीं करता। वो जो कुछ टॉपिक पिछले मतलब जो क्लासेज में है वो छूट गए थे, उसको मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपको देख के जाने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब जैसे ही आप विविध में आएंगे, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है,
विविध के क्वेश्चन बच्चों कई बार क्या होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। अब जैसे आप लुसेंट का ही सोर्स उठा के चलोगे, उसमें जैसे भारत के प्रथम महिला दी। अब प्रथम महिला पढ़ने का जमाना गया है यार, इतना भी स्तर नहीं है पेपर का, इतना लो स्तर कि वो भारत की प्रथम ये कौन थी, प्रथम वो कौन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वो रोचक तथ्य में ही आते हैं। यानी कई लोगों को होता नहीं रोचक तथ्य पढ़ने का वो शौक टाइप का जिसको कह सकते हैं। कई लोग ये भी पढ़ देते हैं कि किस देश में मच्छर नहीं पाया जाता, कौन सा देश कभी गुलाम नहीं हुआ। ये उसमें आती हुई बचपन में एक छोटी सी बुक आती थी, उसमें रोचक तथ्य लिखा होता था, वहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रथम पुरुष प्रथम महिला नहीं पढ़नी है, भारत के प्रथम अन्य कुछ नहीं पढ़ना है, भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा ऊंचा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा देखा विश्व में प्रथम, विश्व में सर्वाधिक बड़ा छोटा लंबा ऊंचा ये कुछ नहीं पढ़ना है। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह नहीं पढ़ने, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थोड़ा सा क्या पता इंटरनेशनल बाउंड्री आपको देख लेना है, यहाँ पे कौन से देश की सीमा किसके साथ बनती है, एक ही प्रश्न देखना है आपको, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री वाला जो लुसेंट में उसने विविध के अंदर दिया है, इंटरनेशनल बाउंड्री कौन से किस देश के साथ साझा कौन सी बाउंड्री होती है, ठीक है। इसके अलावा दिया है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक नहीं पढ़ना है, मानचित्र की रेखाएं नहीं पढ़ना, प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां छोड़ दो, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज छोड़ो, विभिन्न देशों के राजनीतिक दल छोड़ो, प्रमुख चिन्ह और प्रतीक छोड़ो, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु छोड़ो, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा छोड़ो, विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल छोड़िए, विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं छोड़िए, विभिन्न देशों के संसद का नाम छोड़िए। एक बार पूछता था, देख लेना क्या पता बाई चांस पूछ दिया, क्योंकि ग्रुप सी का एग्जाम पहली बार करा रहा है। विश्व में प्रमुख देशों के संसद का नाम क्या है, ये पॉलिटी के अंदर लिंक हो जाता है, ठीक है। यानी ये टॉपिक देख के जाना है आपका, विश्व के प्रमुख देशों के संसद नाम, विश्व के प्रमुख जो कंट्रियां हैं उसके देश जो हैं उनके संसद के नाम आपको हो सकता है कि क्या पता कभी देखने को मिल जाए, आप इसको देख सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ मतलब खराब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसने जो दिया है विश्व के प्रमुख देश समाचार पत्र, विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं छोड़ी संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी जो 20वें नंबर का टॉपिक दिया ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का देख के जाना आप। यूएनओ, ठीक है, यूएनओ के कितने अंग हैं, यूएनओ की स्थापना कब हुई, ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है। इसके अलावा यूएनओ में जो अंग है उनकी स्थापना कब हुई है, प्रमुख में, ठीक है, यानी उसकी स्थापना कौन सी जो अंग है। और महासभा के बारे में, महासभा का कार्यकाल ये तो आपको देख के ही जाना है, ठीक है। यूएनओ एक प्रकार से कहीं ना कहीं आपको सही तरीके से तैयार करके जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से तैयार करके जाना चाहिए। और यूएनओ का टॉपिक मैंने कराया भी है आपको, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का टॉपिक आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। हालांकि ये विविध के अंदर लुसेंट में दिया, लेकिन आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यूएनओ आपको मस्ट है, जो आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन, ये टॉपिक पक्का देख के जाना। विविध के अंदर कुछ प्रमुख अन्य संगठन में क्या देखना है, देखो अन्य संगठन में क्या क्या देखना है, अन्य संगठन, ठीक है, इसमें इनकी स्थापना प्लस मुख्यालय, ठीक है। सदस्य देशों की संख्या मुश्किल से पूछता है, और सदस्य देश इसलिए नहीं पूछता है, वो तभी आपसे पूछता है जब कभी ये चीज़ें अपडेट होती हैं। अपडेट का मतलब कभी होता है ना कि यार इसमें ये सदस्य संख्या बढ़ गई, इतने लोग हो गए, ये हो गया, तभी क्वेश्चन उससे पूछता है कि इसमें इतने सदस्य हैं, वरना यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो सदस्य संख्या आप तभी देख के जाना जब कोई चीज़ करंट अफेयर से लिंक होगी, तब जाके सदस्य संख्या, ठीक है। तो ये पक्का देख के जाना, ये मस्ट है कि अन्य संगठन के अंदर ये प्रमुख स्थापना और उनके मुख्यालय आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में रहता है, ठीक है। इसके बाद ये दे रहे हैं विश्व के प्रमुख संगठन उनके मुख्यालय, हाँ दिया है इसने। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद जो अगला टॉपिक है 23 वाला नंबर में देखिए आप लोग, 23 में दिया है इसने विश्व के प्रमुख संगठन में उनके मुख्यालय, ये देखना है। अगला दिया है समकालीन संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये बहुत नहीं आएगा पेपर में। एक जैव विविधता इंपॉर्टेंट रहता है, एक महिला वर्ष इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर रिसेंटली जो 2020 से 2030 का है जो दशक है 2021, तो हाल फिलहाल का अगर कोई अपडेटेड है तो ही पढ़ना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद दिया है इसने भारत के विश्व विरासत जो स्थल है यूनेस्को में शामिल, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे देखना है इसको, देखो आपको इसने दिया है यूनेस्को में जो शामिल है भारत के, उसमें प्रमुख स्थापना वर्ष, और स्थापना वर्ष कैसे, एक प्रथम कौन था, एक उत्तराखंड के कौन है,
एक जो लेटेस्ट है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिसेंट है वो देख के जाना। बाकी ये नहीं कि सारे के सारे नाम पढ़ने में लग रहे हो, ये भी है वो भी है, वो एक मोटा मोटा अनुमान होना चाहिए, एक आइडिया ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैंने इसका नाम सुना है यार, कहीं ना कहीं मैंने इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की सूची थी उसके अंदर मैंने इसका नाम सुना था। अगर आप इतना समझ के करते हैं चीज़ों को तो आपके लिए वो काम बना देगा, ठीक है, फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो अगला दे रहा है ये भारत की प्रतिरक्षा, तुमने सॉरी इसके बाद दिया है इसने समकालीन, हाँ, भारत के विश्व विरासत स्थल 28 देखता हूँ, ठीक है, 28 में दिया भारत की प्रतिरक्षा, छोड़ दीजिए डिफेंस वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, सैनिक प्रशिक्षण संस्थान में एक आध देख लेना, कौन सा वेस्ट बंगाल में, कोई हैदराबाद वगैरह में भी है तो एक आध देख लेना, एनडीए वगैरह, ये तो ऐसे आपको आता ही होगा, इतना पूछता नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आपका आता है भारत के प्रशिक्षण, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, ये देखना नहीं है, इतना नहीं आता आपके पेपर में, ठीक। प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, छोड़ देना, ये भी पेपर में नहीं पूछता है। भारत के प्रमुख शोध संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, विविध के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो शोध संस्थान है, ये कहाँ है करके पूछता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है कि ये कौन सा, ये शोध संस्थान कहाँ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हर पेपर में। और एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आपका वनडे एग्जाम होता है और वनडे एग्जाम में सिलेबस क्योंकि इतना ज़्यादा दिया है तो उस केस में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए बच्चों, मैं आपसे कहूँगा, और वो चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि हम इतना लेंथी जब सिलेबस होता है तो एग्जामिनर भी जानता है कि इनको यार इतिहास भूगोल से पूछने से ज़्यादा एक विविध के क्वेश्चन, एक जो जनरल अवेयरनेस होती है, ठीक है, इसके साथ साथ करंट अफेयर यानी समसामयिकी, तो इन दो चीज़ों को आपको फोकस करना है, एक समसामयिकी मुद्दे, दूसरा विविध वाला, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा देखना इसमें क्या पूछ सकता है, ठीक है, हाँ, प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस छोड़ देना, प्रमुख शोध संस्थान, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक, ये एक बार आता, एक टाइम था, एक दौर था जिससे क्वेश्चन पूछता था, पंडित ये किससे संबंधित है, पंडित वो किससे संबंधित है, ये किस वादक से हैं, ये वो। इससे बेहतर क्या रहेगा, आप विविध के अंदर एक टॉपिक पढ़ जाना, भारत के प्रमुख लोक नृत्य और संबंधित राज्य, लोक नृत्य वो किस राज्य से संबंधित है, ये टॉपिक इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है, आप ये पक्का देख के जाना, भारत के प्रमुख लोक नृत्य और वो किस राज्य से संबंधित है, वो इंपोर्टेंट हो जाएगा, शायद आगे मिलेगा, जैसे यक्षगान किसका है, कथकली किसका है, भागड़ा नागल किसका है, भागड़ा नागल तो डैम हो गया, सॉरी, भरतनाट्यम, ठीक है, तो भरतनाट्यम किसका है, कथकली किसका है, ये सब चीजें जो आती हैं, कथक किसका है, कुचिपुड़ी किसका है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है तो आप लोक नृत्य और उससे संबंधित राज्य, और जहां पर ये वाद्य यंत्र दे रहा ना, एक दो नाम, पंडित रवि कृष्ण का पूछता है, पंडित रवि कृष्ण कुछ ऐसी हैं, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, बाकी पूछता है नहीं यहां से क्वेश्चन अब, ठीक है। इसके बाद अगला देखना आप लोग, जो ये नेक्स्ट टॉपिक दे रहा है इसके अंदर, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार, देखो शास्त्रीय नृत्य आ गया, कलाकार नहीं पूछेगा, मतलब इतना चांसेस नहीं है, रियल मैं आपको बताऊं बहुत न्यून चांस है कि कलाकार, लेकिन हाँ शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य जिसको कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य लिख दो इसको, शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं इनको, ठीक है, लोक नृत्य हटा के शास्त्रीय नृत्य कर देना, यानी इसको शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित राज्य जो है वो कर देना, लोक नृत्य हटा देना, ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं उनको, शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार का नाम छोड़ के उसको मैचिंग वाला पढ़ना है आपको कि ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर होता है। इसके बाद है कि भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष, एक आध चीज देख लेना जो भारत सरकार के अंडर काम करती है वो इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, एक आध बार पहले भी इसने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको देखना कोई चीज है उसका मुख्यालय दिल्ली वगैरह में होगा, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या किसी हिंदी विभाग के अंदर, यानी हिंदी जो ये भी है ये किसी के अंदर आते होंगे, तो एक आध प्रमुख संस्थान देके जाना और पढ़ना वही जो आपने सुना हो पहले, ऐसा नहीं कि आपने सुना ही नहीं उसको रटने में लगे हो, फिर नहीं आता पेपर में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो दे रखा है समाधि स्थल, एक मतलब किसकी, जैसे राजीव गांधी की क्या है, महात्मा गांधी की क्या है, जंतर मंतर में किसके, इलाहाबाद में किसके, अल्फ्रेड पार्क में किसके, एक दौर था ये भी कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते थे, अब इतना स्कोप नहीं है, ठीक है। अगला देखो राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, अब हाँ ये देखना है, अभी तो शास्त्रीय नृत्य था, ये दोनों टॉपिक आपको देख के जाने हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि सर ये शास्त्रीय नृत्य तो हम देख लेंगे कि इससे किस राज्य से संबंधित है, और दूसरा लोक नृत्य भी सब नहीं देखना है आपको, फेमस, और स्पेशली अगर आप उत्तराखंड के तैयार करके जाओगे फिर आपको अदर स्टेट में एक यूपी वगैरह, एक महाराष्ट्र, एक आध असम वगैरह का, एक आध पंजाब वगैरह का, वो देखना चाहिए, जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। राजस्थान वगैरह के इंपॉर्टेंट रहता है, ये टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, यानी सब नहीं भी रटोगे, कम से कम ऐसे जो आपको याद हो सकते हैं उसको आप लोग देख के जाना, ठीक। इसके बाद देखिए सांस्कृतिक, ठीक है, समाधि स्थल छोड़ दो, राज्य से संबंधित लोग, हाँ उपनाम, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम नहीं आता पेपर में, प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान छोड़ दीजिए, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, ये करंट अफेयर से लिंक होगा, ये कैसे पढ़ना है देखो,
पुरस्कार ऑब्लिक सम्मान। ये कैसे मतलब इसको तैयार करना है मैं आपको बताता हूँ। आप इसके अंदर जो जो पुरस्कार व सम्मान देंगे, एक नंबर आप मान के चलिए यहाँ से आपका बन जाएगा। जो जो पुरस्कार व सम्मान देंगे, कई बच्चे ये पढ़ते हैं इसके अंदर इतनी इनामी राशि है, 5 लाख है, ये प्रशस्ति पत्र है, ये देता भी नहीं बाबू, ये दौर चला गया। इतना स्कोप नहीं है बच्चों कि आपसे ऐसी चीज़ें पूछे कितना लाख रुपया दिया जाता। फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ भी दिया, हम क्वेश्चन गलत भी कराए एग्जामिनेशन हॉल पे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गिले शिकवे हम खुद से करेंगे, क्योंकि वो गिले शिकवे करने का टाइम ही नहीं रहता। अब ऐसे क्वेश्चन कोई पूछ भी देगा, अब मुझसे कहेगा सर एक क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं कहा बता भाई क्या है। सर ये भारत रत्न में क्या पैसा मिलता होगा, कितना मिलता होगा। अब मैं क्या जानूँ यार, जिसको मिला वो जाने, नहीं तो भाई गूगल कर लेना, मैं क्या बताऊं। तो जब मुझे भी नहीं पता, इन चीज़ों पे मैं ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि हम तो एग्जाम निकालना चाहते हैं, हम ये देखते हैं कि एग्जाम। तो यहाँ से आपका जो प्रश्न बनता है, आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपको वर्ष 2021-22 के वो सारे अवार्ड देखने हैं जो इसमें दिए हैं इसने। लाइक जैसे आपको मिला, एक तो मैं आपको अभी से बता देता हूं, जैसे आपको बुकर पुरस्कार से क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ठीक है। गीतांजलि श्री को जो मिला है साहित्य के लिए, जो मिला है हिंदी भाषा में, पहली बार बुकर पुरस्कार मिला है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसका नाम आ जाएगा कि बुकर पुरस्कार किसने जीता है पहली बार हिंदी के लिए, ठीक है। तो गीतांजलि श्री आपने नाम पढ़ लिया होगा, ये आना चाहिए अगर ये, ठीक है। बाकी भारत के हैं जैसे आपने सरस्वती सम्मान एक, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फाल्के 2, ये किसको मिला, ठीक है। व्यास सम्मान, ठीक है। बाकी भारत रत्न तो मिला नहीं है लंबे टाइम से, ठीक है, व्यास सम्मान। और इसके अलावा कौन सा होता है प्रमुख, ये पद्म भूषण पद्म विभूषण तो खैर इतना नहीं पूछता है, लेकिन सरस्वती सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, व्यास सम्मान। और अगर ऐसा कुछ होगा इसके अंदर इंपोर्टेंट, तो आप लोग इसको चेक करना। तो यहाँ से संभावित है कि आपका 1 नंबर का वो प्रश्न पूछे। आप ये मत पढ़ना कि कौन देता है क्या देता है, आप ये पढ़ना कि 2021-22 में जैसे सरस्वती सम्मान किसको मिला, और 2021-22 में जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला, 2021-22 का जो है व्यास सम्मान, मतलब जो लेटेस्ट है। आप ऐसा मत ढूंढना कि वहाँ 20 का ही पढ़ो 21 का, जो लेटेस्ट मिला है, मतलब जो आप व्यास सम्मान की लिस्ट डालना, तो आपको जो सबसे लेटेस्ट होगा उसका नाम याद रखना। सरस्वती सम्मान जो सबसे लेटेस्ट होगा उसका नाम रखना, और ऐसे ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसका। बाकी इसके अंदर जो दिए होंगे, जो प्रमुख अवार्ड होंगे, सब नहीं पढ़ने, प्रमुख अवार्ड उसकी लिस्ट करना गूगल पे, तो जो लेटेस्ट होगा उसको याद कर लेना, ठीक है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड जैसे भारत रत्न वगैरह, ये वो तो खैर आप इतना जानते ही हैं कि भारत रत्न किसको मिला था लास्ट टाइम, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति वही है, देखो प्रथम पढ़ लेना इसमें। जैसे कई लोग पढ़ते हैं ना सरस्वती सम्मान पहला किसको मिला, ये पहला वाला नहीं आता। आप रिस्क लेके अगर पढ़ना चाहते हैं कहीं, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको लगता है यार हाँ चलो देख लेना चाहिए, तो देख लेना, बट पूछेगा वो करंट अफेयर से लिंक करते हुए, ठीक है। इसके अलावा भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आप जानते हैं, इतना भी नहीं पूछेगा, पहला तो आपको आता है, ये लेटेस्ट पढ़ लेना। ज्ञानपीठ पुरस्कार छोड़ गया था इसमें, लेटेस्ट ज्ञानपीठ, ठीक है, लेटेस्ट वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको देखना है कि हाँ लेटेस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, ये भी आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके बाद देखिए साहित्य, महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं आपका। प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक, अब लेखक और पुस्तक से क्वेश्चन ऐसे कहाँ पूछता है बताइए, कभी सुना क्या आपने इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये लूसेंट से उठा के। अब जो किताब होगी वो आपको पहले से पता होगी अगर आपको एग्जाम मान लायक होगी, क्योंकि इतिहास से संबंधित कोई किताब होती है, कोई पत्रिकाएं होती हैं, कोई समाचार पत्र वगैरह है, वो तो बच्चों को फिर भी पता रहता है कि यार हाँ इस चीज़ से ये बंदा जुड़ा है, इस चीज़ से ये लोग जुड़े हैं, तो वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो आपका जो विविध वाला पोर्शन है लूसेंट के अंदर, तो आप अगर इतना पोर्शन स्पेशली अच्छे से तैयार करके जाते हो, और जो मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी बताई है, उतना अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हो, मान के चलिए अगर 30 नंबर की जीएस आती है और आप इन टॉपिक पे कमांड बना के जाते हैं, तो 27, 26, 25 नंबर आपके आ जाने चाहिए। और ये सिर्फ ये नहीं कि आप यही पढ़ के जा रहे हैं, बच्चों अपना ज्ञान भी तो दिखाइए। ये तो एक शिक्षक ने आपका मार्गदर्शन किया है, एक अध्यापक आपको बता रहा है कि आपको ये चीजें देख के जानी चाहिए। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ ये देखना चाहिए, वो तो नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि हम लोग एक 20-20 मैच भी नहीं है हमारे पास, हम 10-10 ओवर का मैच खेलने जा रहे हैं और बहुत नजदीक हमारा एग्जाम है। और मैंने आपको ये कहा है एटलीस्ट एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 5 से 10 बार लूसेंट के ऑब्जेक्टिव आपकी तैयार हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने कभी पहले सजेस्ट नहीं किया था। देखो मैं सब चीज़ इस तरीके से डील कराता हूँ, पहले मैंने आपको पढ़वाया, पहले आपको मैंने टॉपिक दिए, अब क्योंकि पता है
टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं होता। आप 10 जितनी बार लूसेंट ऑब्जेक्टिव, और उसको इस तरीके से करना है जैसे आपको मैंने पहले भी बताया। हाँ, आपको लगा कि यार ये टॉपिक मुझे नहीं आ पाता है, ये टॉपिक मैं नहीं कर पा रहा, तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, उसको मतलब उस आंसर को हाईलाइट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम जो आता है वो सिर्फ हाईलाइट वाला पढ़ना है, ताकि वो जो और ऑप्शन है आपको उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना। आप ये तो 2 महीने में थोड़ा ना भूल जाओगे अगर विकल्प सहित आपको वो कर पा रहे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि यार हाँ, सर ने बताया है इस तरीके से हमने इस चीज़ को करना है। और कभी भी याद रखना, मार नहीं खाओगे, मात नहीं खाओगे। और किसी भी गेम में, किसी भी एग्जाम में इस तरीके से एक प्रॉपर विजन बना के, प्रॉपर रणनीति बना के अगर आप उतरोगे तो आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। बाकी क्या टेंशन लेनी बताइए। उत्तराखंड आपने अच्छे खासी तैयार की, यदि आप लोग तैयार कर ही रहे हैं, उत्तराखंड आप लोग तैयार कर रहे हैं, और जो बचा हुआ पोर्शन है जीएस वाला, वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता ही दिए कि आपको क्या क्या तैयार करना है। इतना जो मैंने बताया है किसी भी केस में 10 नवंबर तक तैयार करना है। सोचो कितना कम समय बचा है। तो आप लोग हो गए, हम मेहनत करते करते साबित करना है बच्चों इस बार, क्योंकि 8 जनवरी को पहला एग्जाम, दूसरा एग्जाम पटवारी, 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल का है। पुलिस कांस्टेबल के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि पुलिस के बच्चे नए नए हैं, उनको मतलब बहुत उम्र भी कम है उनकी, वो सब जानते हैं, तो उतना हार्ड नहीं बनेगा पहला पेपर। लेकिन पटवारी का जो ग्रेजुएट लेवल का है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ें आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएंगे, और ये जिस दिन आप तैयार कर लेंगे समझ लीजिए कि आपका आधे से अधिक काम हो गया है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।